हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। हमने यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लिया है। उसके बाद में अमीनो एसिड वाला, फिर उसके बाद में प्रोटीन्स वाला जो टॉपिक है वो भी अच्छे से डिस्कस कर लिया था, है ना। लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम के बारे में। एंजाइम्स को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था यूनिट 5 में सरफेस केमिस्ट्री में, है ना। वहां पर इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ी थी विद द हेल्प ऑफ लॉक एंड की थ्योरी, ठीक है। लॉक एंड की थ्योरी वहां पर हमने डिस्कस की थी और एंजाइम्स के बारे में भी डिस्कस किया था। बट बायोमोलिक्यूल्स में शॉर्ट में एंजाइम्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। और ये जो क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का 14.17 क्वेश्चन भी है ना। 14.17 याद रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो 14.17 क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो एंजाइम्स की डेफिनेशन हम देखेंगे, एग्जांपल्स भी देखेंगे एंड साथ ही इसकी प्रॉपर्टीज भी हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ओके। चलिए, तो एंजाइम्स की डेफिनेशन में क्या लिखा है। एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बनते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनका प्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस होते हैं, है ना। नेचर में कैसे होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं। तो प्रोटीनेशियस होते हैं यानी कि एंजाइम्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स क्यों, क्योंकि प्रोटीनेशियस नेचर के हैं। और प्रोटीन किससे मिलकर बना है, अमीनो एसिड्स से मिलकर बना हुआ है। और अमीनो एसिड्स किससे मिलकर बना है, नाइट्रोजन से मिलकर बना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं या नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं। क्लियर है, क्योंकि सभी एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। और प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलकर बना है, अमीनो एसिड नाइट्रोजन से बना है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही फॉर्म होते हैं, इनका प्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कभी भी एंजाइम्स का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए, और यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं इनके रिएक्शन में ये हेल्प करते हैं, है ना। इनको हाइड्रोलाइज करना, इनको छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, तो इसीलिए इनको बायो कैटलिस्ट भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बायो कैटलिस्ट, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है। एंजाइम्स आर वेरी सिलेक्टिव एंड स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस ये लाइन, है ना। एंजाइम्स सिलेक्टिव होते हैं या स्पेसिफिक होते हैं किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए या किसी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए। सपोज कीजिए कि अपने फूड के साथ में, है ना, हम जो खाना खाते हैं उसके साथ में माल्टोज शुगर खा लिए, है ना। माल्टोज शुगर जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ये आप नहीं कह सकते हैं कि ये सुक्रोज का फॉर्मूला है ना। है, सुक्रोज का फॉर्मूला है, बट केमिकल फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर होती है इसकी, वो डिफरेंट होती है ना। तो ये किसका फॉर्मूला है, अभी यहां पर माल्टोज का, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपने अपने भोजन के साथ में, अपने फूड के साथ में माल्टोज जो शुगर है वो भी खाई है। अब माल्टोज शुगर को एक एंजाइम होता है, वो पचाने का काम करता है ना, डाइजेस्ट करने का काम करता है। कौन सा एंजाइम होगा वो होगा माल्टेज। कौन सा एंजाइम, माल्टेज, है ना। देखिए, तो माल्टोज शुगर को माल्टेज एंजाइम ने डाइजेस्ट कर लिया है और किस में कन्वर्ट कर दिया है, 2 मोल्स ऑफ C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, ठीक है। देखिए, माल्टोज शुगर आपने फूड के साथ में खाई है, उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, माल्टेज करेगा। किस में कन्वर्ट कर दिया, किस में डाइजेस्ट कर दिया, ग्लूकोज में डाइजेस्ट कर दिया। 2 मोल हमें यहाँ पर ग्लूकोज के मिले, ठीक है। तो देखिए, ये एक स्पेशल सबस्ट्रेट है, स्पेशल सब्सटेंस है, और इस स्पेशल सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेशल एंजाइम्स होता है, एक स्पेशल एंजाइम होता है यहाँ पर माल्टेज, है ना। माल्टोज के लिए क्या है, माल्टेज है, ठीक है।
तो एक स्पेशल सबस्ट्रेट के लिए या एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये सुक्रोज को भी डाइजेस्ट कर देगा ग्लूकोज में, है ना, या फिर इस ग्लूकोज को आगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में डाइजेस्ट कर देगा या ब्रेक डाउन कर देगा, ऐसा नहीं है ना। यहां पर ये सिर्फ माल्टोज को ही कन्वर्ट करता है, डाइजेस्ट करता है ग्लूकोज में या ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में। क्लियर है? चलिए अब आगे और क्या लिखा है। हाँ, ये तो बात हुई एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट की। हम अब बात करते हैं पर्टिकुलर रिएक्शन की। तो एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज। मैं यहां पर लिख रहा हूं ऑक्सीडो रिडक्टेज, है ना, आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें भी है ये एग्जांपल, ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब ये जो ऑक्सीडो रिडक्टेज है इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक वर्ड है यहाँ पर ऑक्सीडो मींस ऑक्सीडेशन और दूसरा वर्ड है रिडक्टेज यानी कि रिडक्शन। तो ऐसा एंजाइम जो एक ही टाइम पर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कर दे और किसी दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन कर दे तो उसे ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम हम कहते हैं। तो ये किसके बेस पर है? रिएक्शन के बेस पर। एक पर्टिकुलर रिएक्शन है तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये एक स्पेशल या पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए है। ठीक है, तो क्लियर है, एक स्पेशल या पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है। दे आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड और क्लास ऑफ कंपाउंड्स अपॉन विच दे वर्क, है ना। जिस कंपाउंड पर ये वर्क करते हैं या जिस क्लास ऑफ कंपाउंड्स पर ये वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं, उनके अकॉर्डिंग इनका नाम रखा जाता है ना। यहां पर आपको इन दोनों के थ्रू क्लियर हो चुका है, रिएक्शन के थ्रू, है ना, और ये स्पेशल सबस्ट्रेट है, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है, इसके थ्रू अच्छे से क्लियर हो चुका है कि किस तरह से इनके नाम रखे जाते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एंजाइम के लास्ट में क्या आता है? ASE यानी कि एज। ठीक है, एज लगता है, जैसे कि माल्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज, है ना। जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, है ना, हमारे भोजन में, फूड में कार्बोहाइड्रेट है, तो हमारे माउथ में जो सलाइवा है उसमें एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, है ना। तो इसके नाम में भी क्या लिखा है लास्ट में? एज, ASE। ठीक है, तो सलाइवरी अमाइलेज जो होता है ना वो सिर्फ हमारे माउथ में वर्क करता है, फंक्शन करता है। अगर वो हमारे स्टमक में चला गया, वहां पर पेप्सिनोजेन, पेप्सिन, HCl, है ना, ये जो दूसरे एंजाइम्स या एसिड्स होते हैं उनके साथ में अगर हम बोल दें कि यहाँ पर स्टमक में भी ये फंक्शन करे उसी तरह से जिस तरह से माउथ में फंक्शन कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये सिलेक्टिव होते हैं या स्पेसिफिक होते हैं, ध्यान रखिएगा, सिलेक्टिव होते हैं या स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। तो ये जहां पर वर्क करते हैं वहीं पर वर्क करेंगे, जिसके ऊपर वर्क करते हैं उसी के ऊपर वर्क करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम दूसरे बहुत सारे सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क करे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो क्लियर है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? लिखा है एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड ओनली इन स्मॉल अमाउंट्स। हाँ भैया, स्मॉल अमाउंट्स में ही रिक्वायर्ड होंगे। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम्स होते हैं और ये कैटलिस्ट भी होते हैं, है ना, ये कैटलिस्ट होते हैं और हमें पता है कोई रिएक्शन अगर फास्ट करनी है, हमें बूस्ट करनी है, तो एंजाइम्स बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमें चाहिए, है ना, बहुत छोटी क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में हमें चाहिए। ठीक है, तो एंजाइम्स हमेशा हमें स्मॉल अमाउंट्स में ही, स्मॉल क्वांटिटी में ही रिक्वायर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दे वर्क एट ऑप्टिमम पीएच एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, अगर हमने पीएच चेंज कर दिया या टेम्परेचर चेंज कर दिया, बढ़ा दिया, कम कर दिया, तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, इनका जो वर्क करने का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इनके लिए सुटेबल पीएच होना चाहिए, सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। कम या ज्यादा कर दिया तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा है दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। पहले बात क्लियर हो चुकी है ये कि ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है वो एक स्पेशल रिएक्शन के लिए है और माल्टेज जो है वो एक स्पेशल शुगर के लिए है, माल्टोज के लिए है, सुक्रोज के लिए नहीं है माल्टेज। ठीक है, तो हाईली स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, किसी एक को ब्रेक डाउन करेंगे या किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? लास्ट लिखा है दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द रिएक्शंस इनसाइड द बॉडी। ठीक है,
जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम फूड खाते हैं, भोजन खाते हैं, है ना, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो माउथ में एक अलग एंजाइम होता है ना, हमारे स्टमक में एक अलग एंजाइम होता है। तो हम जो खाना खाते हैं वहाँ से लगाकर जो हमें डाइजेशन होता है हमारे भोजन का, हमारे फूड का, है ना, बॉडी के अंदर, वो एक पूरी केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री के थ्रू होता है, मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक केमिकल प्रोसेस है ना, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर केमिकल के थ्रू पॉसिबल होता है। अगर केमिकल नहीं होते, एंजाइम्स नहीं होते ये हमारे बॉडी में, तो हम इतनी जल्दी ये जो हमारा फूड है, जो हमने खाया है भोजन, ये हम इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। हम सुबह खाते हैं, है ना, खाना, फिर दोपहर में लंच करते हैं, शाम को फिर डिनर करते हैं, रात का खाना खाते हैं, शाम का खाना खाते हैं, तो इतनी जल्दी हमें भूख कैसे लगती है? इन्हीं के कारण लगती है, एंजाइम्स के कारण लगती है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में एज अ बायो कैटलिस्ट वर्क करते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट वर्क करेंगे, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ओके। तो आई होप एंजाइम वाला जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर आपको इसके मैकेनिज्म पढ़ना है तो यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री में मैंने लॉक-एंड की थ्योरी डिस्कस करी थी, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।